हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज की इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे पास सीईटी शिफ्ट 2 का पेपर आ चुका है जो कल हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यानी कि एक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है। देखो हम प्रायिकता कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारी आउटकम्स होती है, कोई भी इवेंट है, कोई घटना घट रही है तो उसकी जो आउटकम्स होती है उसको डिवाइड करते हैं जो पॉसिबल आउटकम्स होती है ना, उससे डिवाइड करते हैं। तो हमेशा जो पॉसिबल आउटकम्स है वो जो हमारी इवेंट की आउटकम है उससे हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होगी, एक से छोटी होगी, एक से छोटी होगी। तो इनमें देखिए 0.4 ये भी एक से छोटी है, 0.04% परसेंट के लिए इसको डिवाइड 100 करेंगे तो भी ये भी एक से छोटी है। 4% में क्या हो जाएगा, 4/100 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 से लेस हो जाएगा। तो इसमें एक ही है जो डी ऑप्शन में 4 क्या है, एक से बड़ा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन डी। यानी कि कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 नहीं हो सकती, क्योंकि वो कभी भी एक से बड़ी नहीं हो सकती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है। मतलब ये क्या होता है कि नॉमिनल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि जो जीडीपी होती है ये नाम मात्र यानी कि नॉमिनल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो किसके बेस पे होती है, वो हमेशा हमेशा वर्तमान बाजार मूल्यों पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद होता है। यानी कि वर्तमान यानी कि जो प्रेजेंट में बाजार के मूल्य हैं उन पर मूल्यांकन किया गया जीडीपी होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कूट भाषा में इन द एंड का अर्थ ये हो जाएगा और एंड इज नियर का अर्थ ये हो जाएगा और इन नियर फ्यूचर का अर्थ जो है वो ये हो जाएगा। तो नियर के लिए कूट क्या होगा। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखो सबसे पहले तो आप कोड देखिए कि ये फर्स्ट सेंटेंस है, इसका कोड ये है MOHFJKOMT, ठीक है। और एंड इज नियर का कोड जो है ये वाला है ना। इसी तरह से इन नियर फ्यूचर का कोड जो है ये वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें नियर का कोड पता करना है। तो सबसे पहले एक तो आप ये काम कर सकते हो कि देखो इनमें दोनों में जैसे कि कहीं पे भी नियर किस किस में, एक तो देखो ये रहा नियर, यहाँ पे ये रहा नियर, और दूसरा ये रहा नियर। तो इन दोनों सेंटेंस में देखो एंड इज नियर और इन नियर फ्यूचर, इन दोनों में एंड ये जो नियर है कॉमन है ना, इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है। ये भी ध्यान रखना कि कोई दूसरा कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो नियर दोनों में कॉमन है तो इनके जो कोड है उसमें भी तो कुछ कॉमन हुआ होगा ना। देखो BOD, और इसमें क्या है OMTAZHEPY। तो देखो ये AZH जो है दोनों में कॉमन है ना, और कोई कॉमन है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, नियर का जो कोड है वो क्या आ जाएगा, AZH आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में हरियाणा का भारतीय राज्यों में क्या स्थान है। तो भारतीय राज्यों में सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करने में जो हरियाणा का स्थान है वो रैंक जो है वो तीसरा रैंक है। ओके, क्योंकि इससे पहले जो है महाराष्ट्र और बेंगलोर ये आ जाते हैं, उसके बाद ये तीसरा नंबर जो है वो हरियाणा का आता है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ। तो भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। ओके स्टूडेंट, 1951-52 में ये पहला चुनाव हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, द्वितीय चतुर्थार्थ चतुर्था चतुर्थ क्या द्वितीय चतुर्थांश में इस एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रमशः क्या है। देखो क्या होता है कि हमारा जो क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, ये जिस तरह से क्वाड्रेंट सिस्टम होता है तो इसमें क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होती है ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है और ये वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये एक्स और वाई एक्सिस होती है जिसका ये पॉजिटिव पार्ट होता है, एक्स एक्सिस का जो ये पॉजिटिव पार्ट होता है और ये नेगेटिव पार्ट होता है ना। इसी तरह से वाई में क्या हो जाएगा, वाई में भी ये ऊपर वाला पॉजिटिव पार्ट होता है और ये नीचे वाला जो है ये नेगेटिव होता है और बीच में ये ओरिजिन होता है जो कि 0 का होता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि द्वितीय में कौन क्या क्या साइन होंगे एक्स के और वाई के। अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपसे पूछा गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो एक्स का तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, भुज क्या होता है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, और कोटि क्या होता है, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना। यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हो, अब शीशा जो होता है वो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं, और ऑर्डिनेट जो होता है वो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो आपको यही इनका साइन बताना है। तो देखो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स तो क्या है, नेगेटिव है आपका, एक्स तो क्या है आपका, नेगेटिव है। और जो वाई है, वाई देखो ये वाला है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट इन दोनों से बना है, तो वाई एक्सिस पे क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस, तो ये साइन आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये 0 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये जो माइनस कोस स्क्वायर थीटा इधर जाके क्या बन जाएगा, ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर रूट कर सकते हैं इस तरह से दोनों तरफ, है ना। स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिल गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। और साइन और कोस की वैल्यू किस एंगल पर इक्वल होती है, दोनों की वैल्यू इक्वल है ना, तो ये थीटा 45 डिग्री एंगल पर, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 आ जाएगा, तो 45 डिग्री एंगल पर दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ISDN, यानी कि ये जो ISDN है वो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, जो इसकी फुल फॉर्म है, ये जो है वो किस टाइप के सिग्नल में यूज होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नल में यूज होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उन क्रम में दर्शाता है जैसे वे अंग्रेजी शब्द में आते हैं। देखो आप अंग्रेजी शब्दकोश क्या होता है, जो डिक्शनरी होती है हमारी, है ना, इंग्लिश डिक्शनरी। तो इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है कि आपके जो, जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट लेटर देखेंगे तो सबसे पहले ए लेटर के सबसे पहले वर्ड होंगे सभी, फिर बी लेटर के होंगे, फिर सी लेटर के होंगे, ऐसे ही होते हैं ना। अब ए लेटर वाले भी आगे क्या हो जाते हैं, जैसे जिनके सामने सबसे पहले ए आया हुआ है, उसके साथ नेक्स्ट ए आया हुआ है, तो नेक्स्ट वाले क्या हो जाएंगे, ए बी वाले हो जाएंगे, इसी तरह से ए सी वाले हो जाएंगे, इस तरह से। और इस ए वालों को आगे फिर बांट दिया जाता है, जैसे ए वाले हो जाएंगे, फिर इसके बाद ए बी वाले हो जाएंगे, इस तरह से। मतलब जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में जो ऑर्डर है ना, उनके अकॉर्डिंग ही होता है। तो इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि जो फर्स्ट लेटर है उनको सबसे पहले किस में आता है। देखो फर्स्ट लेटर तो सभी में सेम है, तो ये इससे डिसाइड नहीं कर सकते। फिर सेकंड लेटर पे आ जाओ, आर 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 आर, सब में आर है, तो अब भी डिसाइड नहीं कर सकते। फिर आ जाओ थर्ड लेटर पे, थर्ड लेटर में देखो यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, तो सिंपल सी बात है, आई जो है वो ई के बाद आएगा। तो मतलब ये जो आई वाला है ना, ये लास्ट लेटर होगा, पहले ये ई वाले आएंगे चारों के चारों, है ना। टोटल 5 वर्ड है ना, तो इन 5 वर्ड में जो ये ई वाले है वो पहले आएंगे, और ये जो सेकंड वाला है ये क्या होगा, लास्ट में आएगा। तो आप ये देख सकते हो या तो कि ये सेकंड लास्ट में किस में है, देखो इसमें भी सेकंड लास्ट में है, इसमें भी सेकंड लास्ट में, इसमें भी सेकंड। तो अब ये तो आपका एलिमिनेट हो ही गया, ये ऑप्शन तो होगा ही ना आंसर। चलिए अब उसके बाद देखो आई वाला तो लास्ट में आएगा। अब उसके बाद देखो ये ई तो सब सबका सेम आ गया, तो इससे नेक्स्ट बढ़ो, अब क्या है, एस है, ठीक है, सॉरी ये तो लेना ही नहीं है, तो लास्ट में आएगा। यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एम है, तो इनमें देखो एस एस पी एम, तो एम वाला पहले आएगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एम पहले आता है, तो 5 पहले आएगा। तो देखो इन सब में देखो 5 इसमें है, इसमें है, तो यहाँ नहीं है 5, तो ये भी डिलीट हो गया। यहाँ पे पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे डिलीट हो जाए मतलब ऑप्शन, तो आप कर सकते हो इसको। ठीक है, अब चलो, अब इसमें एम पहले आ गया, यानी 5, ये वाला तो पहले आ ही चुका है, ये हमने डिसाइड कर दिया, ये लास्ट में आएगा। अब इनमें देखना हमें, देखो ये एस 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 है, तो सॉरी एम के बाद क्या आएगा, पी आएगा ना, एस वाले तो बाद में आएंगे, तो पी आएगा, यानी 4, 5 के बाद 4 आएगा, तो 5 के बाद 4 किस में है, इसमें है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आ गया ना, तो ये आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले की सिंचाई कौन सी नहर करती है। देखो सिंपल सी बात, आप जानते हैं कि गुरुग्राम नहर जो है वो गुरुग्राम और फरीदाबाद के जो जिले हैं दोनों, उसकी सिंचाई ये नहर करती है, गुरुग्राम नहर, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो इस जो शब्द है, इस ये जो वर्ड है, इसके अक्षरों का यानी कि इसके जो लेटर्स है, अल्फाबेट्स हैं, उनका यूज करके नहीं बनना चाहिए। देखो नेशन भी बन जाएगा, वर्जन भी बन जाएगा, रीजन भी बन जाएगा। आप देख सकते हो नेशन में क्या हो जाएगा, NATION। देखो यहाँ से ले सकते हो N, ये ए आ गया, TION ये आ गया, नेशन बन गया। इसी तरह से वर्जन बन जाएगा, VER वर्जन ये आ गया, SION ये बन जाएगा। तो इसमें एक ही वर्ड है ये वाला स्टेशन, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे टी जो है वो 2 टाइम्स आया हुआ है, लेकिन हमारे इस वर्ड में टी एक ही बार है। तो क्योंकि एक बार टी यूज हो जाएगा तो दोबारा दूसरा टी कहाँ से लेके आएंगे, है ना। तो ये वर्ड नहीं बन सकता, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अकबर के मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म इनमें से सही सुमेलित नहीं है। बच्चों जहां तक मुझे लग रहा है इसका, देखिए मैं कंफर्म तो नहीं बता पाऊंगा, मैं बाद में बता दूंगा क्योंकि अभी मैं भी कंफर्म नहीं हूँ इस चीज में। मेरे ख्याल से तो ऑप्शन डी हो सकता है, बट इसका मुझे अभी कंफर्म नहीं है, तो मैं बाद में बता दूंगा आपको। ठीक है, एक बार इसको होल्ड पे रख लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला ऊनी मफलर का क्या नाम है? ये आप सबको पता है, मफलर जो हम गले में डालते हैं वो क्या होता है? गुलीबंद होता है ना। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है इसमें? देखो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो ये क्या दे रखा है, 2/3 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 5/4 माइनस 2/3। अब देखो ये जो दोनों वैल्यू है ना, 2/3 और 5/4, ये इक्वल तो है नहीं, है ना, इक्वल तो है नहीं। तो देखो यहाँ पे 2/3 में से 5/4 माइनस किया जा रहा है, यहाँ पे 5/4 में से 2/3 माइनस किया जा रहा है। तो जब कोई भी दो वैल्यू इक्वल नहीं होती है ना, तो इनको अगर इनके दोनों की प्लेस चेंज कर देते हैं और माइनस साइन रखते हैं तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। जैसे अगर हम कहते हैं कि 5-2, कभी भी 2-5 नहीं हो सकता, ये इक्वल नहीं हो सकता। हाँ इक्वल के केस में हो सकता है, जैसे 4-4 इक्वल हो सकता है 4-4, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसमें चेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में परफेक्टी वैन मेले इंडिया स्थित है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है बच्चों। ठीक है, तो ये एक आपका जो है परफेक्टी वैन मेले इंडिया जो है ये आपका गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय मतलब किसके? देखो हमारे संविधान में क्या है, सभी व्यक्तियों को का जीवन जो है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, तो उससे वंचित यानी उससे दूर कब नहीं किया जा सकता, किस केस में नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति के आदेश में, प्रधानमंत्री की सहमति से, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन जब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अगर वो उस चीज के लिए मतलब कोई क्राइम करता है तो उस केस में क्या करेंगे, उसको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार खत्म हो जाएगा और उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा, यानी कि उसको बंद कर दिया जाएगा, स्वतंत्र नहीं रह सकता। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार मतलब कानून के हिसाब से अगर वो ये लगता है कि हाँ वो साबित हो जाता है कि उसने कोई क्राइम किया है या कोई गुनाह किया है, तो उस केस में उसको स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं होगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुलकारी का अर्थ क्या है? देखो फुलकारी का अर्थ सबको पता होगा आपको कि शॉल बनाने की एक कला है ये। शॉल जो बुनाई वगैरह जो कढ़ाई वगैरह करते हैं ना वो शॉल पे, उसी को बोलते हैं। ठीक है, ये फुलकारी होती है। उसके बाद देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रखा है कि ये आपको जैसे रीजनिंग में ये रेशियो वाले क्वेश्चन भी आते हैं ना, समानुपात वाले, ठीक है, प्रोपोर्शन वाले, तो वो नंबर में भी दे देते हैं। इसमें क्या दे रखा है, आकृति के रूप में दे रखा है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, देखो ये जो पहली दो आकृतियों में जो संबंध है वही नेक्स्ट दोनों ये जो आकृति है इनमें संबंध बनाना आपने। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, देखो जो ये बाहर वाला आउटर आपका जो स्क्वायर है, वर्ग जो है वो एज इट इज रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अंदर वाला जो स्क्वायर है और ये जो ट्रायंगल है इनको क्या कर दिया गया, देखो ट्रायंगल को तो बाहर कर दिया गया और स्क्वायर जो बाहर स्क्वायर था उसको अंदर करके डार्क कर दिया गया, यही किया गया। तो सेम हमने यहाँ पे करना है, मतलब बाहर वाला स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, यानी कि बाहर वाला स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा। तो ये जो बाहर वाला स्क्वायर है इसको अंदर करना है और ये जो ट्रायंगल है इसको बाहर करना है। तो ये ट्रायंगल जो है बाहर कैसे होगी, एज इट इज करना है इसको। देखो ये ट्रायंगल ऐसे नीचे की तरफ है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल बाहर हो जाएगी और जो बाहर वाला स्क्वायर था वो अंदर हो जाएगा और ये डार्क हो जाएगा।
है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएसएस डीएसएस का अर्थ क्या है। देखो जो डीएसएस है उसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको क्या है। तो ये एक तरह से देखो ये सभी ऑप्शन सैटेलाइट के केस में है ना। तो अगर आप देखोगे तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो डीएसएस की फुल फॉर्म यूज की जाती है वो होती है डिजिटल सैटेलाइट सर्विस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, डिजिटल सैटेलाइट सर्विस। कहीं कहीं आपको डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम भी मिल जाएगा, बट वो फील्ड में हो सकता है। बट जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के फील्ड में आपका डीएसएस जो यूज होता है वो डिजिटल सैटेलाइट सर्विस ही होता है, सिस्टम नहीं होता। ठीक है, सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 है और बी अनुपात सी बराबर 8:9 है तो ए अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, देखो ए अनुपात बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बाई बी लिख सकते हो ना। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 5/7। इसी तरह से आप बी अनुपात सी को क्या लिख सकते हो, बी बाई सी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 8/9। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि ये पहली इक्वेशन है आपकी, ये दूसरी इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए बाई बी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी बाई सी से। और राइट साइड जो है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/7 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8/9 से। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ए बाई सी बच जाएगा। अब ये कोई कैंसिल हो नहीं रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 8 क्या हो जाएगा, 40, और 7 × 9 कितना हो जाएगा, 63। तो यहाँ पे ए बाई सी का मतलब क्या होता है, ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी क्या आ जाएगा, 40:63। तो 40:63, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये आपका हो जाएगा 25 जनवरी को, है ना। हाँ, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट। हरियाणा में महिलाओं द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली शीशे से जड़ी हुई अंगूठी का नाम क्या है। देखो जो दाहिने हाथ में अंगूठी पहनी जाती है शीशे से जड़ी, उसको आरसी बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 2024 का भागीदार राज्य था। तो इनमें से जो भागीदार राज्य था वो था उड़ीसा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चतुर्भुज, समचतुर्भुज, बहुभुज के बीच सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है। देखो चतुर्भुज, समचतुर्भुज और बहुभुज। चतुर्भुज, बहुभुज क्या होता है, ये सारी बहुभुज होते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये ट्रायंगल बना दी यानी त्रिभुज बना दी, ये भी एक बहुभुज है, ये बना दी, ये भी बहुभुज है। ठीक है, 5 भुजाओं 6 भुजाओं वाली कोई भी बना दिया करती तो वो भी, ये सारी बहुभुज है। तो ये सभी बहुभुज होती है। ठीक है, मतलब बहुभुज तो क्या है, पूरी एक कंप्लीट एक कैटेगरी है जिनकी ये एक दो से ज्यादा भुजाएं जिनकी होती है ना, ये जो 2 से ज्यादा रेखाओं से मिलकर जो बंद आकृति होती है उनको बहुभुज कहते हैं। उसके बाद चतुर्भुज क्या होती है, जिसमें 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है ना। समचतुर्भुज क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज बोलते हैं। जैसे ये भी एक समचतुर्भुज है, इस तरह से चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखो ये बहुभुज वाला तो सर्कल सबसे बड़ा होगा ना, ये सारी बहुभुज आ गई। तो इस बहुभुज के अंदर ही तो होती है चतुर्भुज जो होती है। चतुर्भुज किसी भी तरह की हो सकती है, ये भी हो सकता है, इस तरह की भी चतुर्भुज हो सकती है, ये भी चतुर्भुज हो सकती है, ये भी चतुर्भुज हो सकती है ना। तो चतुर्भुज का सर्कल इसके अंदर आ जाएगा एक। ओके, तो अब ये जो चतुर्भुज है इनमें भी तो जो सम चतुर्भुज होती है जिनकी चारों भुजाएं इक्वल होती है, तो वो सर्कल इसके अंदर आ जाएगा। मतलब ये सारी बहुभुज होगी, उनके अंदर ही क्या होती है, चतुर्भुज होती है। और चतुर्भुज का ही एक पार्ट क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जापान और फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्गम है। तो बच्चों ये याकुल्ट डैनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये फ्रांस और जापान दोनों का क्या है, एक तरह से जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर मतलब संयुक्त, कह सकते हैं हम कि ये एक संयुक्त उद्योग है इनका, दोनों का मतलब पार्टनरशिप में, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्या है, आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ जो है, एशियान जिसको बोलते हैं, आसियान कह लीजिए या एशियान कह लीजिए, जो ये राष्ट्र संघों मतलब राष्ट्रीय राष्ट्रों का, एशिया के जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश है उनका एक संघ है। तो इसकी जो स्थापना है वो 1967 में की गई थी, 1967 में की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? बच्चों हरियाणा में 3 बार शासन राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, 3 बार हुआ है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे तक चलती है, फिर अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है और अतिरिक्त 3 घंटे तक यात्रा करती है। यदि तय की गई कुल दूरी 370 किलोमीटर है तो ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या है? अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक ट्रेन है जिसकी x किलोमीटर प्रति घंटा गति है और 2 घंटे तक चलती है, तो कितनी डिस्टेंस तय करेगी, यानी दूरी। दूरी का क्या फॉर्मूला होता है आप जानती है, दूरी क्या होता है, गति मल्टीप्लाई बाय समय, है ना, यही दूरी होती है। तो जैसे कि अगर उसकी गति x किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो दूरी कितनी तय करेगी, x गति होगी मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे तक, कितना समय तक चली है वो, 2 घंटे तक, ये दूरी तय करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या कर रही है वो, फिर अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर लेती है, यानी कि अब जो गति होगी वो क्या हो गई, x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये गति होगी। और आगे अतिरिक्त 3 घंटे मतलब नेक्स्ट 3 घंटे तक और यात्रा करती है, तो देखो ये गति होगी और समय कितना हो गया, 3 घंटे, तो अब ये दूरी तय करेगी। तो ये दोनों दूरी, ये वाली और ये वाली दोनों दूरी का जो सम है वो टोटल जो है वो कितना है, 370 किलोमीटर है ना। टोटल दूरी जो है, कुल दूरी जो है वो 370 किलोमीटर है। तो इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल रख दो, तो x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2x प्लस ये x माइनस 10 इंटू 3 करेंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे, 370। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या हो जाएगा, 2x प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 370। तो ये 30 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू, ये 30 इधर ऐड होगा तो 400 आ जाएगा। सो यहाँ से 5 से ये 400 कैंसिल आउट करेंगे, 80 आ जाएगा। सो x की वैल्यू 80 आ गई, तो आपका आंसर आ जाएगा कि ऑप्शन ए, यानी कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 80 आ गई। तो इसका मतलब ट्रेन की जो प्रारंभिक गति थी, शुरू में जो गति थी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, है ना। हरियाणा में हर घर हरियाली योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 2015। तो ये जो हर घर हरियाली योजना है वो हरियाणा में 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का कौन सा सत्र उत्तरदायी है? देखो बच्चों, जो पंचायती राज होते हैं इसमें 3 सत्र होते हैं। क्या क्या होता है, एक तो ग्राम पंचायत होती है, एक पंचायत समिति होती है और एक जिला परिषद होता है ना। तो ये जो ग्राम पंचायत है ये सबसे नीचे का स्तर होता है, उससे ऊपर होता है पंचायत समिति और उससे ऊपर होता है जिला परिषद। तो ये क्या होता है कि जैसे कि जो ग्राम पंचायत है वो जो ग्रामीण गांव का विकास करने के लिए उत्तरदायी होती है। पंचायत समिति क्या होता है, आपके जो ब्लॉक होते हैं, है ना, उनका विकास, यानी कि जिसमें कुछ गांव आ जाते हैं, कुछ गांव का एक ब्लॉक होता है, तो उसका विकास करने के लिए उत्तरदायी होती है। और जिला परिषद हमेशा जिला के स्तर पर, मतलब जिले के अंदर जितने भी गांव आते हैं, क्योंकि पंचायती राज है तो सिंपल सी बात है पंचायतों का हो गया ये, है ना। तो जिले में जितने भी गांव आते हैं उन सभी का विकास करने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिला परिषद। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अजंता गुफाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें 29 गुफाएं हैं जो लगभग 8 शताब्दियों की अवधि में बनाई गई है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इसमें 29 गुफाएं हैं, है ना। और वो सभी लगभग मतलब सारी तो नहीं लेकिन लगभग जो है वो 8वीं शताब्दी के आसपास ही बनाई गई थी। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है और पूरे आंतरिक हाल में बुद्ध की विभिन्न छवियां उकेरित की गई है, बिल्कुल सही है। 26 नंबर गुफा जो है वो काफी बड़ी है और उसमें क्या है कि जो बुद्ध हैं उनका जीवन का चक्कर दिखा रखा है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका सब कुछ मतलब दिखा रखा है। सबसे बड़ी छवि महापरिनिब्बाण की है, तो मतलब ये इसी गुफा में है, 26 नंबर गुफा में जो भगवान बुद्ध थे, जो वो उनको लेटी हुई मतलब मुद्रा अवस्था में दिखाया गया, उसी को बोलते हैं महापरिनिब्बाण, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है, तो ये सभी कथन सही है, आंसर ये बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील है? तो आप सभी को पता है फरीदाबाद में बड़खल झील है ना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति छिपी है। तो ये जो आकृति है किसमें छिपी है? देखो साफ साफ नजर आ रहा है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ये जो आकृति है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे छिपी हुई है। ये देखो ये वाला जो हिस्सा इस तरह से बन गई ना, यही आकृति है ना, यही आकृति बन गई इस तरह से, ये वाली है ना, इस तरह से ये आकृति इसके अंदर छिपी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो है ना, ये छिपी हुई है ऐसे। ओके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नदी जल प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन पर विश्वास कीजिए। भारत की नदी पूछा है बच्चों, ये मतलब हरियाणा की नहीं है। तो भारत की दक्कन क्षेत्र में पूर्व में बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदियां, नदी प्रणालियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बिल्कुल सही है बच्चों। देखो जो भारत का नीचे का जो हिस्सा है इस तरह से, तो इसका ये जो दक्कन क्षेत्र है, ये वाला जो दक्कन क्षेत्र है, इसके पूर्व में, पूर्व तो इधर हो गया ना, पूर्व में जो बहने वाली नदियां हैं वो कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी तो है यहाँ पे, है ना, ये पहला सही है। दक्षिणी प्रायद्वीप में कावेरी नदी भारत के 10% क्षेत्र को कवर करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है। नहीं, ये पहली नदी है, सबसे ज्यादा कवर करती है कावेरी नदी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो केवल एक आएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घग्गर हाकरा नदी घाटी को दो भागों में बांटा गया है जहां वर्षा के मौसम में बाढ़ग्रस्त न होने वाले उच्चतर क्षेत्र को कहा जाता है। देखो बच्चों, घग्गर हाकरा नदी का जो क्षेत्र है, जो टोटली मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है जो नदी के आसपास का एरिया होता है जिसमें बाढ़ आ जाती है, यानी कि बाढ़ ग्रस्त हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं खादर। ठीक है। दूसरा जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं बांगर। बांगर क्या होता है? जो नदी से थोड़ा दूर पड़ता है, यानी कि जैसे कि जहाँ पे मतलब नदी का बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, उसको हम बांगर बोलते हैं। जैसे कि अगर हरियाणा में बात करें तो ये जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार के जो या फिर इधर भिवानी, महेंद्रगढ़ में जो कि मतलब राजस्थान के टच में लगता है, जहाँ पे क्या है कि जैसे टिब्बे हैं, ऊंचे टीले बने हुए हैं, तो वो क्या है, वहां पर नदी का कोई भी बाढ़ का पानी नहीं आता है ना, बाढ़ ग्रस्त नहीं होता है, तो उस एरिया को बोलते हैं बांगर। ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया कि वर्षा के मौसम में बाढ़ग्रस्त न होने वाले उस तरह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बांगर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और जो दूसरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जैसे कि अम्बाला के आसपास का क्षेत्र है, वो लगभग बाढ़, वर्षा के मौसम में बाढ़ आ जाती है उसमें, तो उसको हम खादर कहते हैं, उस एरिया को खादर कहा जाता है। ठीक है। तो आपका आंसर सही होगा इसमें, ऑप्शन सी। ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी की आयु का योग 72 है, यदि उनकी आयु का अनुपात 23:13 है तो बी की आयु बताइए। देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अब ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो क्या दे रखा है? 23:13 दे रखा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए की आयु 23x मान लीजिए, ठीक है, और बी की आयु 13x मान लीजिए, तो दोनों की आयु का सम जो है, जोड़ जो है वो 72 आ जाएगा। तो 23 और 13 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 36x बराबर 72। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 72/36, यानी कि ये 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 है, तो हमें क्या पूछा गया है? b की आयु पूछा गया है। तो b की आयु तो हमने 13x मानी है, तो ये 13x की वैल्यू निकाल दो। 13x बराबर क्या आ जाएगा? 13 गुना में x की वैल्यू 2 है, तो यानी कि 26। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रसारित डेटा चंक्स को क्या कहते हैं, कहा जाता है? यानी कि जो चंक्स होते हैं, चंक्स क्या होता है कि मतलब जो हम डेटा ट्रांसफर करते हैं ना, वो उसको एक तरह से छोटे छोटे पैकेट्स में जाता है हमेशा, है ना। बाइट तो उससे बड़ी यूनिट होगी, बिट होगा, फिर उसके बाद बाइट आएगा, लेकिन बिट भी क्या होता है? छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। ये साइंस का एक तरह से क्वेश्चन है। ठीक है। तो पैकेट आंसर आ जाएगा। हरियाणवी दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाला कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से जुड़े गोलाकार गहने से बना होता है? देखो, दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है ये, ठीक है, एक सोने की लड़ी से जुड़ा गोलाकार गहना होता है। गोलाकार का मतलब एक जिस तरह से, इस तरह से गोलाकार गहना होता है, और एक लड़ी मतलब यहाँ पे ज्वाइन की होती है इस तरह से, तो इसको बोलते हैं बच्चों नथ। देखा होगा ना, नथ जो पहनते हैं नाक में, ये नाक में पहनी जाती है यहाँ से, और ये इस तरह से एक जो चेन सी लगी होती है वो कान के पास बालों में लगा दी जाती है ऐसे, तो उसको बोलते हैं नथ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। चलो
ये जो मार्क की हुई है बच्चों, ये एक स्टूडेंट की मार्क की हुई है, इसको इनको ध्यान में मत रखना, ठीक है। इसमें से कुछ सही है कुछ गलत है, जो मैं बता रहा हूँ वो सारे करेक्ट आंसर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त हैं जो उसके नीचे एक विकल्प के रूप में उसी क्रम में दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे देखो, अगर इसमें आप लिखते हो जैसे कि ये वाला ऑप्शन फिल करते हो, तो फर्स्ट यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। सेकंड बी आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड सी आ जाएगा यहाँ पे, इसी तरह नेक्स्ट बी आ जाएगा यहाँ पे, बी आ जाएगा यहाँ पे, बी आ जाएगा। तो अब देखो क्या पैटर्न बन रहा है, ए बी सी, पहला क्या बन रहा है ए बी सी, ठीक है। दूसरा फिर क्या क्या बन रहा है यहाँ पे बी सी ए, बी सी ए है ना। तीसरा क्या बन रहा है सी ए बी, सी ए बी। चौथा क्या बन रहा है ए बी सी, ए बी सी है ना। नेक्स्ट बन रहा है बी सी ए, बी सी ए। तो देखो सिंपल सी बात है, जो ए बी सी है ना, पहले ए से शुरू हो रहा है ए बी सी, ठीक है। उसके बाद देखो बी से शुरू हो रहा है तो बी सी, फिर दोबारा से ए आ जाएगा ये बी सी ए, ठीक है। उसके बाद सी से शुरू होगा सी ए बी, ऐसे सी ए बी ये हो गया। फिर दोबारा ए से शुरू हो जाएगा ए बी सी, फिर बी से शुरू हो जाएगा बी सी ए, है ना। इस तरह से चल रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है एक तरह से, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ भाग है, ठीक है डिवाइड है, डी का अर्थ जो है मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर बताना है, इसका मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है 18, ए का अर्थ क्या है यहाँ पे प्लस 12, आगे 12 आ जाएगा, देखो 18 ए 12 सी 6, तो सी का अर्थ क्या है यहाँ पे देखो डिवाइड और 6। उसके बाद क्या है डी टू, डी टू, तो डी का अर्थ मल्टीप्लाई है, इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बी 5, तो बी का अर्थ क्या है यहाँ पे माइनस और 5। तो इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए आपको पता है ना, बोर्ड मास पढ़ा है ना आपने, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ सोल्व करते हैं, फिर डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इनमें क्या है देखो, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा, तो जो डिवाइड का साइन है ना जिन दो नंबर्स के बीच में, तो उसको सोल्व कीजिए। तो इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे तो 12 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 6 2 आ जाएगा, है ना। 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, बाकी एज इट इज लिख दो। तो ये 18 यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या आगे मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, ओके। अब क्या करेंगे डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। तो देखो इन दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को सोल्व कर दीजिए। तो ये 18 प्लस इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 5। तो अब इनको सोल्व कर दीजिए, जैसे प्लस प्लस को ऐड कर दीजिए, तो 18 और 4 22 हो जाएगा, माइनस 5 22 माइनस 5 कितना हो जाएगा 17। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के स्वांग सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा पंडित लक्ष्मी चंद, ये आपका सही करेक्ट आंसर होगा। तो पंडित लक्ष्मी चंद को ही स्वांग, यहाँ पे मतलब सांग को बोल रहे हैं, ठीक है। हम सांग बोलते हैं ना, सांग को स्वांग भी बोल सकते हैं। तो सांग सम्राट जो बोला जाता था पंडित लक्ष्मी चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 3000 अंकित है और वह 40% की छूट पर बेचा जाता है। यदि दुकानदार को लागत मूल्य पर 10% की हानि होती है तो वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य बताइए। देखो 3000 रुपये क्या है, एमआरपी है, अंकित मूल्य, एमपी भी बोल देते हैं इसको, एमपी मार्क प्राइस और एमआरपी, यानी कि जो प्रिंट किया होता है ना, तो इसको क्या किया जा रहा है 40% छूट पे दिया जा रहा है। मतलब छूट करेंगे तो छूट क्या होगी, इसका 40% इसमें से माइनस कर दो, तो 40% कितना हो जाएगा 3000 का, देखो 10% तो 300 हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो इसका 4 गुना है, तो 300 का 4 गुना कितना हो जाएगा 1200। तो 1200 की छूट दे देगी, तो 1200 माइनस कर दो, तो इसको कितने में सेल किया गया, सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखो 1200 की छूट देके 3000 के आइटम को 1200 की छूट देके 1800 रुपये में बेचा गया। लेकिन यहाँ पे हानि हो रही है, लॉस हो रहा है कितना 10% का। तो आपको क्या निकालना, लागत मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य, या यूं कह लीजिए कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है ना कॉस्ट प्राइस निकालने का, क्या फॉर्मूला होता है 100 डिवाइड बाई 100, हानि होती है तो माइनस कर दो 10%, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य 1800, 1800। तो इसको सोल्व करोगे क्या हो जाएगा ये 100 बटा 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 गुना 1800, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 से 180 को कैंसिल आउट करोगे 20 आ जाएगा, 20 गुना में 100 कितना आ जाएगा 2000। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चालुक्य वास्तुकला शैली निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली का अद्वितीय संश्लेषण है।
तो इसका आंसर आएगा द्रविड़ और नागर शैली, ये आंसर सही है इसका, है ना, द्रविड़ और नागर शैली। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राप्त इनपुट के साथ कंप्यूटर क्या करता है? देखो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर क्या करेगा, इनपुट लेगा एक तरफ से, है ना, उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद आउटपुट जनरेट कर देगा, सिंपल, ठीक है। पहले क्या करेगा, इनपुट लेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट जनरेट कर देगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, इट प्रोसेस द इनपुट एंड जनरेट द आउटपुट। ओके नेक्स्ट, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में होती है? देखो बच्चों, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखो, जो सुई घड़ी होती है, जैसे हमारी ये घड़ी होती है, एक सेकेंड, तो जैसे कि हमारी घड़ी जो होती है वो क्या होती है, जैसे इस तरह से होती है, यहाँ पे 12 होता है, 3 6 9, है ना, और बीच में 1 2 4 5 7 8 10 11, है ना। अब जो घड़ी की सुई होती है, ये कह रहे हैं कि सीधी रेखा में होनी चाहिए, एक रेखा में होनी चाहिए और एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, यानी कि इस सुई का फेस इस साइड है तो दूसरी सुई का फेस इस साइड होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कब होती है, देखो हर एक घंटे में हमेशा अपोजिट रहेगी। जैसे कि अगर मान लिया मैं 12 से 1 के बीच की बात करूं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा घंटा, एक ऐसी पोजीशन आएगी जब घंटे वाली सुई जैसे मान लिया यहाँ पे होगी, तो मिनट वाली सुई कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी, बिल्कुल अपोजिट होगी 180 डिग्री के एंगल पे, है ना। 12 और 1 के बीच में भी होगी, इसी तरह से 1 और 2 के बीच में भी एक बार आएगी, फिर 2 से 3 के बीच में भी एक बार होगी, 3 से 4 के बीच में भी, 4 से 5 के बीच में भी, वैसे एक एक बार है। यानी कि जनरली हर एक घंटे में, जनरली एक घंटे में कितनी बार आएगी, एक बार ये एक दूसरे के अपोजिट आएगा। आप घड़ी में देख भी लेना अपने घर पे, हर एक घंटे में एक बार ये एक दूसरे का अपोजिट आएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, देखो अब हर एक घंटे में एक बार आती है, एक बार आती है, तो यानी कि एक बार यहाँ पे आएगी, 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 एक बार यहाँ पे आएगी। उसके बाद जो 5 से 7 बजे के बीच में, देखो बच्चों यहाँ पे 5 से 7 बजे के बीच में एक बार इसको छोड़ दो, इसका मैं बताऊंगा क्या होगा। तो एक बार यहाँ पे आएगी, 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 एक बार यहाँ पे, तो ये टोटल कितना हुआ, देखो 2 घंटों को छोड़ दो तो ये 10 बार तो हो गया, 12 घंटे थे ना, तो 12 में से 10 बार तो ये हो गया, ठीक है, 10 बार तो ये हो गया। अब ये 5 से 6 बजे के बीच में क्या होगा, देखो जब 5 बजेंगे, ध्यान से देखना, जब 5 बजेंगे तो कैसे बजेंगे, देखो यहाँ पे मिनट वाली सुई होगी, है ना, और 5 बजे घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी। तो अभी ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, नहीं है ना, एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल। तो देखो मिनट वाली सुई स्पीड में चलेगी और घंटे वाली धीरे धीरे चलेगी, तो इसका मतलब ये मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में ये जो गैप है या एंगल जो है ये छोटा होता जाएगा, है ना, जैसे जैसे आती जाएगी छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब ये 5.5 हो जाएंगे, यहाँ पे ये घंटे वाली सुई यहाँ पे आ जाएगा, ये 5.5 हुआ। उसके बाद ये जैसे जैसे जाएगी अपोजिट नहीं हुआ, अपोजिट कब जाके होगा, ये अपोजिट तब होगा जब 6 बज जाएंगे, एग्जैक्ट 6 बजे होंगे, तब ये अपोजिट होंगे, है ना। देखो 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कहीं पे भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएगा, ये एग्जैक्ट 6 बजे आएगा, जब 6 बज जाएंगे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आएगा, ठीक है। अब एक बार आ चुका, यानी कि बिल्कुल 6 बजे एक बार आया, ये 5 से 6 के बीच में एक बार भी ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं हुई है सुइयां, लेकिन एग्जैक्ट 6 बजे हुआ है। अब देखो 6 बजे के बाद क्या होगा, ये सुई स्पीड में चलेगी, तो ये जो 180 डिग्री का एंगल है ये घटना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे घटता जाएगा तो क्या होगा, लास्ट में जब ये 7 बजेंगे तो देखो 7 बजे तक एक बार भी अपोजिट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे घंटे वाली सुई आएगी और 7 बजे फिर यहाँ पे मिनट वाली सुई आएगी, तो मतलब वापस अभी 7 बजे के बाद ये अपोजिट आएंगे, यानी कि ये जो है ये सुई जब यहाँ पे आएगी तब जाके ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के, ये 7 और 8 के बीच में होगी, और ये तो 7 बजे के बाद हुई है ना अपोजिट, तो मतलब 6 से 7 बजे के बीच में भी नहीं हुई है अपोजिट। तो मतलब कहने का ये है कि 5 से 7 बजे के बीच में होनी तो 2 बार चाहिए थी एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन एक ही बार होती है। तो क्या कहने का मतलब 10 बार ये और एक बार ये, तो टोटल 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के अपोजिट होगी। कितने घंटे में, 12 आवर्स में। लेकिन दिन में पूछा है आपसे, किस में पूछा है, एक दिन में, एक दिन में, तो एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो यही 11 बार दोबारा से रिपीट होगा, ठीक है। तो 24 में क्या हो जाएगा, 11 बार, 12 पहले 12 घंटे में और 11 बार अगले 12 घंटे में, तो टोटल 22 बार आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके इसमें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो
यहाँ पे क्या हो रहा है, आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 3 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का डिफरेंस है ना। फिर 5 से 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 का डिफरेंस आ गया। अभी ये डिफरेंस और ये डिफरेंस छोड़ दो, और ये डिफरेंस कितना है, 33 से 65 का जो डिफरेंस है वो 32 का डिफरेंस है। तो ये क्या हो रहा है, देखो डबल होता जा रहा है, 2 से 4 हो रहा है, तो 4 से आगे क्या होगा, 8 हो जाएगा, 4 का डबल। 8 से आगे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। अब देखो 3 में 2 ऐड कर दिया, 5 आ गया, 5 में 4 ऐड कर दिया, 9 आ गया, 9 में 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, और 17 यानी 17 में फिर 16 ऐड करेंगे, 8 का डबल 16 ऐड करेंगे, 33 आ जाएगा। 33 में फिर 16 का जो डबल है 32 ऐड करेंगे तो वो 65 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के रिवाज में पीलिया ओढ़नी का क्या महत्व है। देखो पीलिया जो है वो कब दिया जाता है, आप सभी को पता है कि जैसे जो लड़की होती है उसके जब पुत्र होता है, ठीक है, तो पुत्र के होने पर बेटी को उसके माता पिता देते हैं। जैसे हमारी बहन है, बहन की शादी होगी, उनके अगर पुत्र पैदा होता है तो हम लोग यानी कि हम हमारे माँ बाप लगा लो, हम लगा लो, भाई लगा लो, हम दे के आते हैं, पीलिया दे के आते हैं ना, पता है ना आप सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है, देखिए डी सीडी है, सीडी होता है, सीडी पहले यूज करते थे। एसएसडी आजकल लैपटॉप कंप्यूटर में एसएसडी डला आता है ना, वो भी स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी कार्ड भी स्टोरेज डिवाइस है। मॉनिटर, मॉनिटर नहीं है। मॉनिटर क्या होती है, जो हमारी डिस्प्ले होती है ना कंप्यूटर की, पहले मॉनिटर होते थे, आजकल तो एलसीडी आने लगी है ना, तो जो मॉनिटर है वो हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं होता। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, 0.3 का क्यूब दे रखा है। क्यूब का मतलब क्या होता है, 0.3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 0.3 को 3 बार। तो जब भी आप डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना, एक बार डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ और मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो अगर मैं डेसिमल को एक बार भूल जाता हूँ तो क्या बन जाते हैं, ये सभी नंबर 3 बन जाते हैं, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 क्यूब क्या होता है, 27 होता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमें ये देखना सभी नंबरों में टोटल डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट आ रहे हैं। देखो यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे, टोटल 3 डिजिट आ रहे हैं ना, टोटल 3 डिजिट आ रहे हैं डेसिमल के बाद। तो 3 डिजिट पहले आपको डेसिमल लगाना है, तो पहला डिजिट, दूसरा डिजिट और तीसरा आपको जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.027, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.027। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित हरियाणवी गायकों में से कौन 1930 और 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए जानी जाती थी। तो आपका इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, जोराबाई अंबाले वाली। इसको 1930 और 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए प्रसिद्ध थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो वास्तविक संख्या से नई संख्या 9 अधिक है। वास्तविक संख्या बताइए। देखो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, तरीका दूसरा भी होता है, लेकिन ऑप्शन से बहुत आसानी से किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि कोई दो अंकों की संख्या है, जैसे मान लिया कोई दो अंकों की संख्या है, एक ए बी, इसमें ये अंक है, जैसे 5 6, ये एक दो अंकों की संख्या है, 3 8 3, ये दो अंकों की संख्या है ना, इस तरह से दो अंकों की संख्या है। तो ये कह रहा है उनके अंकों का योग, यानी कि दोनों अंकों का योग जो है ना वो 11 है। तो अब देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि इनमें दो अंकों का योग क्या है, 5 और 6 11, इसमें तो है। 6 और 8 11 नहीं है। 4 और 5 9 बन रहा है, ये भी 11 नहीं है। 5 और 4 9 बन रहा है, मतलब 9 बन रहा है, ये भी नहीं है। तो सिंपल है, पहला ही आंसर आ गया, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो 56 है, अब इस 56 के अंकों को अगर उलट देंगे तो ये 65 हो जाएगा। तो ये देखो इससे कितना 9 अधिक ही तो बन रहा है ना, ये 9 अधिक ही तो बन रहा है ना। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, हो सकता है कहीं पे ऐसा आ जाए, जैसे इसी में अगर ऑप्शन 1 65 का आ जाता तो आपका 65 आंसर गलत हो जाता है। ये भी दे रखा है ना कि जब उलट देते हैं तो 9 अधिक हो जाता है, लेकिन 65 को तो अगर उल्टेंगे तो ये तो 9 कम हो गया ना, है ना। तो ये भी बात ध्यान रखनी है, बट इसमें ऐसा दे ही नहीं रखा ऑप्शन कोई, बस सम देख लीजिए कि इनका अंकों का योग जो है वो 56 में ही बन रहा है, 11, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो प्राकृतिक संख्या आपको पता है ना क्या होती है, 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो 40 प्राकृतिक संख्याएं कहाँ तक होगी, 40 तक होगी। तो इनका औसत निकालना, एवरेज, है ना। तो एवरेज यानी कि औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का जोड़ बटा जितनी संख्याएं हैं। तो इन सभी संख्याओं का जोड़ हो जाएगा, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस ये प्लस 40, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा।
अब जोड़ कैसे करेंगे? देखो जोड़ आपको फॉर्मूला पता है ना, पहले प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है, जोड़ जो होता है वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन, डिवाइड बाई टू, सॉरी, डिवाइड बाई टू, ये सम होता है। तो इसमें n की वैल्यू क्या है, 40 है, तो सम कितना आ जाएगा, 40 गुना में 40 जमा 1/2, ये तो सम आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा। लेकिन एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए जो सम होता है उसको n से डिवाइड करते हैं, यानी सम संख्या से डिवाइड करेंगे। तो जो सम है वो तो कितना आपका 40 गुना में 41/2, और इसको डिवाइड करेंगे n क्या है, 40 है आपका, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे, 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, 41/2 जो होता है वो 20.5 आपका आंसर हो जाएगा, 20.5। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, जो महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक है वो दो संख्याओं का ए और बी का, तो उनमें बीच क्या होता है कि जो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है ना, संख्याओं का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इनके दोनों के महत्तम समावर्तक, ठीक है, और उसके लघुत्तम समावर्तक के प्रोडक्ट के बराबर होता है ये हमेशा, ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, ये होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी इन ए और बी दोनों का एचसीएफ निकाल लो, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के सिरसा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? बच्चों इसको भी एक बार होल्ड कर लो, क्योंकि इसका भी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी युद्ध मुझे नहीं लग रहा कि सिरसा में लड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, मैं कंफर्म करके बाद में बता दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो गलत बताने का कोई फायदा नहीं है, मैं गलत नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे मतलब अभी कंफर्म नहीं है, आइडिया नहीं है इसमें से, क्योंकि ये सभी युद्ध मैंने देखे हैं, ये हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में हुए हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटक हैं? मतलब जो कंप्यूटर में जो आपके प्राइमरी कंपोनेंट होते हैं, प्राइमरी कंपोनेंट क्या होते हैं, देखो इनमें से आपका आंसर जो आएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मतलब सेंट्रल सीपीयू होता है आपका, एक तो एक मेमोरी होती है, आउटपुट इनपुट डिवाइस होते हैं, और स्टोरेज डिवाइस होता है ना। अब जैसे इनमें से और क्यों नहीं हो सकता, देखो सेंट्रल सीपीयू इसमें भी है, मॉनिटर चलो ठीक है हो सकता है, प्राइमरी सॉफ्टवेयर क्लाउड स्टोरेज जो है ये नहीं हो सकता ये वाला इसमें, ठीक है, इसकी वजह से ये नहीं होगा। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट, इंटरनेट की कोई जरूरी नहीं है, कंप्यूटर तो बिना इंटरनेट के भी यूज कर सकते हैं हम, है ना। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया? तो बच्चों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ये बनाया गया था, EDSAC, ओके। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी और जिनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ? आप सभी को पता है हरियाणा के करनाल में हमारी कल्पना चावला का जन्म हुआ था, जो कि अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये बिल्कुल इजी सा है, आकृति बेस्ड है। तो इसमें क्या दे रखा है कि आपको ये बताना था कि इसमें से ये इसको पूरा करना कौन सी आकृति करेगी। तो देखो सब में क्या है, ये एक तो बीच में स्क्वायर बना हुआ है, और स्क्वायर का क्या है, जो ये जो है फेस, एक तरह से फेस लगा लीजिए, ये सेंटर की तरफ है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो फेस इस तरह से बनेगा, ये ऐसा बनेगा, मतलब एक जो स्क्वायर की जो साइड है वो सेंटर की तरफ होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो ये ऐसे जुड़ रहा है, मतलब ये हाफ सर्कल, सेमी सर्कल बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है एक तरह से। तो यहाँ पे अर्धवृत्त कैसे बनाएंगे, देखो आधा तो अर्धवृत्त का भी आधा हिस्सा तो ये बना हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा ना ये, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये भी ऐसे बन जाएगा इस तरह से, यू। तो इनमें से क्या बन रहा है, इस तरह की आकृति जो है वो कौन सी बन रही है, ये नहीं है आपकी आकृति, ये है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये आधा जो वृत्त है आपका, जो इस तरह से आधा वृत्त बनेगा, उसका आधा हिस्सा तो ये ऊपर बना हुआ है यहाँ पे, है ना, आधा हिस्सा, इसका आधा हिस्सा ये बनाना आपको, तो ये आधा हिस्सा, ये वाला आधा हिस्सा बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे आधा हिस्सा तो ये बना हुआ है, आधा हिस्सा बनाना है यहाँ पे, देखो ये अर्धवृत्त ऐसे बनेगा, है ना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में शीतला माता मेला लगाया जाता है? शीतला माता मंदिर जो है गुरुग्राम में है, और वहीं पे मेला लगता है, गुरुग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:4:4:7 है, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। देखो चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं और उन तीनों चारों कोणों का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब इस 360 डिग्री को अगर इस अनुपात में बांटेंगे तो सबसे छोटा जो कोण होगा तो ये वाला होगा ना, जिसका सबसे छोटा अनुपात है। और आपको पता है किसी भी वैल्यू को अनुपात में बांटते हैं तो उसका जो पार्ट निकालते हैं, यानी कि जो हिस्सा निकालते हैं, जैसे ये वाला फर्स्ट वाले कोण का हिस्सा इसमें कितना होगा वो निकालेंगे, तो फर्स्ट वाले कोण का अनुपात डिवाइड बाई अनुपात का योग, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 और 4 11 और 7 18, तो डिवाइड बाई 18 करेंगे और गुना में जो टोटल कोण है 360 डिग्री, तो 18 20 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 गुना में 3 कितना हो जाएगा 60, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु वेग मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर जो है वो वायु का वेग यानी कि जो विंड वेलोसिटी है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद और दीपक ने क्रमशः 22,500 और 35,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया और 13,800 के कुल लाभ में से दीपक का हिस्सा कितना होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक आनंद है और एक दीपक है, ठीक है। इन दोनों ने कितना कितना निवेश किया, इसने 22,500 निवेश किया और इसने 35,000 निवेश किया। तो इनके जो निवेश है ना उनके अनुपात में ही इनका जो लाभ है वो बंटेगा। तो सबसे पहले अनुपात निकाल लो। देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद अब 25 से कैंसिल आउट कर सकते हो, 25 निम्मा 225 और ये आ जाएगा 25 से कम 25 100 25 चौका 100, तो 9:14 के अनुपात में बटेगा इनका जो प्रॉफिट है यानी कि जो लाभ है। तो लाभ ये है, तो हमें किसका हिस्सा निकालना है, दीपक का। अभी मैंने बताया कि लाभ में जो हिस्सा निकालते हैं, जैसे दीपक का हिस्सा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दीपक का जो अनुपात है 14 बटा अनुपात का योग, सभी जो अनुपात है उन सभी का योग, तो 9 और 14 कितना हो जाएगा 23 गुना जो टोटल है, टोटल यानी कि जो लाभ है 13,800, तो ये 23 से कैंसिल आउट इसको करेंगे तो ये कटेगा आपका 6 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 138 और ये 600 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 600 गुना में 14 14 छिक्का 8400, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8400, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पुरुष व 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तथा 6 पुरुष व 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के उस कार्य को कितने समय में करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ आपको। देखो इसमें क्या दे रखा है, 6 पुरुष यानी कि 6 मैन और 8 लड़के बॉय, मैं पुरुष के लिए एम ले रहा हूँ, बॉय के लिए बी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है 6 मैन और 8 बॉय, ये मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं। हम ऐसे ही करते हैं ना, जो नंबर ऑफ पर्सन है और डेज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 10 दिन में करते हैं, ठीक है। इक्वल टू उसी कार्य, इक्वल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सेम कार्य कर रहे हैं ये, है ना। तो इक्वल क्या है, 26 पुरुष और 48 लड़के, 26 मैन प्लस 48 बॉय, ये क्या कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं इसी काम को, 2 दिन में कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 2 कर दो। अब इससे हमें क्या करना है, यहाँ से मैन और बॉय का रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे पहले तो ये जैसे 2 जो है ये इसके डिवाइड में कर दो यहाँ पे, या फिर सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे 6 गुना में 10 कितना हो जाएगा 60 एम, प्लस 8 गुना में 10 कितना हो जाएगा 80 बी, बराबर ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 दूनी 52 एम, प्लस 48 दूनी कितना हो जाएगा 96 बी, ये आ गया। अभी देखो ये जो 52 मैन है ये इधर 60 मैन में से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 8 मैन। इसी तरह से ये जो 80 बॉय है ये इधर 96 से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 16 बॉय। तो अब ये मैन डिवाइड बाय बॉय, ये जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 16/8 यानी कि 2/1। तो अब आप मैन की एफिशिएंसी जो है, क्षमता है, वो 2 मान लीजिए, बॉय की क्षमता जो है 1 मान लीजिए। अब यही पुट करना आपको एम और बी की जगह। अब आपने क्या करना है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया कि 15 पुरुष और 20 लड़के, 15 पुरुष मतलब 15 मैन प्लस 20 बॉय, ये उस काम को कितने दिन में करेंगे। मान लेते हैं वो x दिन में करेंगे। किस काम को, जिस काम को इन्होंने किया है या इन्होंने किया है, किसी को इक्वल रख दो इनमें दोनों में से। तो ये जैसे फर्स्ट वाला हम इक्वल रख देते हैं, इसको क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है 6 आदमी और 8 लड़के, इसको 10 दिन में करते हैं, है ना। अब इसमें आपने करना क्या, मैन को 2 रखना है, बॉय को 1 रखना है, तो मैन की जगह 2 रख देना, बॉय की जगह 1 रख देना। यहाँ पे मैन की जगह 2 1 2 1,
ऐसे ही रख देना और इनकी वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो 15 गुना में 2 कितना हो जाएगा 30, जमा 20 गुना में 1 कितना हो जाएगा 20, गुना x बराबर यहाँ पे 6 गुना में 2 12, जमा 8 गुना में 1 8 और गुना 10। तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 गुना में x बराबर ये कितना हो जाएगा 20 गुना में 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो 20 गुना में 10 बटा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट कर दो, 5 से ये 20 जो है 4 पे, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो x क्या माना था अभी, वो कितने दिन में कर रहे हैं, ये 15 पुरुष और 20 लड़के, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण वी कोपेन द्वारा विकसित किया गया अनुभवजन्य जलवायु वर्गीकरण योजना है। बिल्कुल सही है ये चीज। ठीक है, जलवायु का जो व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला जो वर्गीकरण है वो वी कोपेन द्वारा विकसित किया गया था, जिसको क्या बोलते हैं, अनुभवजन्य जलवायु वर्गीकरण योजना बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है, वी कोपेन ने वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान की थी। बिल्कुल की थी, वी कोपेन ही थे ये। वी का मतलब है व्लादिमीर नाम है इसका, कोपेन ने वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच घनिष्ठ संबंध को, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है, दोनों कथन सही है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट। गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनने, जो स्टार यानी कि जो सितारा चिन्ह है को प्रतिस्थापित करने पर समीकरण का सही बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी आ जाएगा। तो जो बी के ऑप्शन है वो पुट कर सकते हो, जैसे कि क्या है ये 216, जो पहले स्टार की जगह क्या आएगा, ये डिवाइड का साइन आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 6 है, फिर दूसरा स्टार है उसकी जगह जमा प्लस 8, फिर उसके बाद तीसरा स्टार जो है वो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और आगे 64 है। ठीक है, फिर उसके बाद -48 इज इक्वल टू 500 दे रखा है इसमें, है ना। तो ये देख लेते हैं क्या 500 के बराबर आ रहा है क्या। देखो सबसे पहले आपको पता है कि डिवाइड 16 होता है, तो इनके बीच में डिवाइड है, तो 216 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस फिर 8 गुना में 64 माइनस 48। अब क्या होगा, 8 और 64 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 जमा 8 चौक 48, 8 सिक्के सॉरी 8 चौका 32 और 8 सिक्के 48, 48 और 32 कितना हो जाएगा 51। ठीक है, -48। तो ये देखो 512 और 38 कितना हो जाएगा 548 हो जाएगा, -48 करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 500 के बराबर। सही हो रहा है ना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा में चौकी ढाणी कहाँ पे स्थित है। देखो बच्चों, एक तो कालका में है, पंचकुला में, और दूसरी जो है वो सोनीपत में है। तो इसमें कालका पंचकुला तो दे नहीं रखा, तो सोनीपत दे रखा, तो आपका आंसर सोनीपत हो जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखो अनुच्छेद 48 राज्यों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना करता है। भारत की संसद ने 2006 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किया है। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 21A शामिल किया गया है। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। तो बच्चों ये दो कथन सही है, इसका पहला दूसरा और तीसरा और चौथा कथन सही है। ठीक है, ये दोनों गलत है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 3 और 4, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, आप देख लेना। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करता है, करने के बाद 30 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार जो है 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की, देखो यहाँ पे दो उम्मीदवार है, मान लेते हैं पहला उम्मीदवार ए है, दूसरा बी है। तो जो पहला उम्मीदवार है वो 20% अंक प्राप्त करता है और वो फेल हो रहा है कितने अंकों से, 30 अंकों से। 30 अंक मतलब पास अंक से कम है उसके, मतलब जो पास अंक है उससे 30 अंक कम है। दूसरा उम्मीदवार है जो 32% अंक प्राप्त कर रहा है और जो पास अंक है उससे 42 अंक ज्यादा मिल रहे हैं, जो पास अंक है उससे 42 अंक ज्यादा मिल रहे हैं। तो देखो इसको तो क्या है, पास अंक जितने जितने में पास होना है ना उससे 42 अंक ज्यादा मिले हैं, और इसको पास होने वाले अंकों में से 30 अंक कम मिले हैं। तो इन दोनों के अंकों का जो अंतर होगा, जो गैप होगा, दोनों के जो स्कोर है उनका वो कितना होगा। देखो पास अंक से इसको तो 30 कम मिले हैं
और इसको ज़्यादा मिल गए 42, तो टोटल गैप 30 और 42 का यानी कि 72 अंक का गैप हो गया ना, डिफरेंस जो है दोनों के अंकों का डिफरेंस कितना हो गया, 72 अंक का हो गया। और इनकी परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, जो परसेंटेज का डिफरेंस है तो वो कितना है, 20 और 32% का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 12% की जो वैल्यू है ना वो 72 अंक है। और हमें क्या निकालना है, परीक्षा के कुल कितने अंक है, तो कुल तो हमारे 100% अंक होते हैं, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 12% की वैल्यू अगर 72 है तो 1% की वैल्यू बटे 12 हो जाएगी, और 100% की वैल्यू के लिए गुना 100 कर देंगे। तो 12 छिक्के 72, 6 गुना में 100 कितना हो जाएगा, 600। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सीधी रेखा को, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन क्या होती है। देखो बच्चों, सीधी रेखा जो होती है, सीधी रेखा को रिप्रेजेंट करने वाली जो इक्वेशन होती है उसकी डिग्री एक होती है। डिग्री मतलब यानी कि जो इसके ये जो पद है, जो टर्म्स है, उनमें जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल जैसे एक्स है, वाई है, ये जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इन वेरिएबल्स की पावर जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे पावर 2 आ रही है, इसमें भी एक्स की पावर 2 आ रही है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है आपकी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये एक लीनियर इक्वेशन है और यही एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ओके बच्चों, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस क्षेत्र से मौसमी नदी मारकंडा निकलती है, तो शिवालिक क्षेत्र से मौसमी नदी मारकंडा निकलती है, ये ध्यान रखना। ओके, हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बच्चों ये करनाल में स्थित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलाना है। देखो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन, देखो आपको पता है सुंदरबन जो उद्यान है वो पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका राजस्थान में है। ठीक है, और कार्बोरेट जो है वो आपका उत्तराखंड में है, और बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो क्या हो जाएगा, देखो ए के साथ क्या है, 2, ए के साथ 2 है। ठीक है, बी के साथ 1 आ जाएगा, सी के साथ आपका 4 आ जाएगा, और डी के कम मिलान जो है वो 3 में आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 2 1 4 3, ये आ जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, टांगरी नदी किस नदी की एक सहायक नदी है, तो ये घग्गर नदी की है सहायक नदी। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये एक समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, यानी कि एपी दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका सारा अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमेशा क्या होता है, देखो जैसे कि समांतर श्रेणी क्या होता है, जिनमें गैप यानी कि डिफरेंस सेम हो। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 8 11 14 17, ये समांतर श्रेणी है। क्यों, क्योंकि इनका जो गैप है, देखो 5 में क्या, 5 और 8 में गैप कितना, 3 है। मतलब ये जो गैप है कैसे निकालते हैं, यानी 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। मतलब 3 3 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे 3 जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जो डिफरेंस है ना वो इक्वल होना चाहिए, वो समांतर श्रेणी होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है, ये 3 जो पद दे रखे हैं ये समांतर श्रेणी के हैं। तो इनका अंतर कैसे निकालेंगे, यानी कि सेकंड पद में से फर्स्ट पद को माइनस कर दो, या थर्ड पद में से सेकंड को माइनस कर दो, या फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो, ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेकंड पद में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो सेकंड पद क्या है, 1 माइनस पी बटा पी, माइनस करेंगे 1 बाई पी। तो ये जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एलसीएम तो पी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस पी, और ये -1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो -1, 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस पी बटा पी, यानी कि ये पी से पी कैंसिल आउट के -1 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है, तो बच्चों ये आएगा आपका शिवालिक ग्रीन वॉल। शिवालिक ग्रीन वॉल परियोजना जो है वो हरियाणा की जो परियोजना है वो अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है।
चलो नेक्स्ट क्या है, इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। तो इंग्लिश के क्वेश्चन देखिए, देखो इसमें क्या देखा है, द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा। तो यहाँ पे इसमें से आना है, ईज आएगा, वॉज आएगा, आर आएगा, वर आएगा। द मैग्निफिसेंट वर्क्स ऑफ स्कल्पचर, whoever goes there become spellbound. Thousand tourists visit these places every year. One can stay in the guest house. पहली बात तो ये कि देखो यहाँ पे ये जो पूरी जो मतलब ये जो पैराग्राफ दे रखा है ये आपका प्रेजेंट टेंस है। देखो गोज, गोज दिख रखा है ना, whoever goes there become spellbound, thousands of tourists visit, फर्स्ट फॉर्म है। तो ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो वाज वर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पास्ट की है। अब इज और आर में से क्या होना चाहिए, देखो बच्चों वैसे तो इसका आंसर जो है ना आर होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। ये मैं कह सकता हूं कि एचएसएससी की गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, द केव दे रखा है। ये क्वेश्चन पहले से ही एक किसी एग्जाम में आया हुआ है। ये केव नहीं है, ये केव्स होगा। क्यों होगा केव्स, क्योंकि अजंता और एलोरा की एक गुफा नहीं है, ये कई गुफाओं का मतलब एक तरह से एक वो है, ग्रुप है ये वहां पे, है ना। ऐसे हमेशा आपने सुना होगा ना अजंता और एलोरा की गुफाएं। अभी एक पीछे क्वेश्चन भी आया था ना उसमें कि अजंता और एलोरा की गुफाओं में 26 नंबर संख्या गुफा में बुद्ध का जो मतलब जीवन परिचय दिखा रखा है, तो 26 संख्या 26 में, तो इस तरह से मतलब ये नंबर दे रखे हैं वहां पे। 29 गुफाएं हैं ना टोटल, अभी आया था पीछे क्वेश्चन एक, तो उससे भी लगा सकते हो। तो ये केव्स है। अब देखो इज तो आएगा भी नहीं, वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि अजंता और एलोरा की गुफा एक नहीं है। अगर हम रियलिटी से अगर इसको देखें कि तो इसमें अगर एस नहीं है तो अगर, लेकिन अब यहाँ पे क्या दे रखा है, द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा। अगर इंग्लिश के पॉइंट व्यू से देखें ना तो ये एक ही केव बता रखे इसने, द केव लिख रखा है, केव्स नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। केव जो ये क्वेश्चन जिस एग्जाम में आया हुआ वहां पे केव्स है, तो केव्स के अकॉर्डिंग तो आर आएगा यहाँ पे। लेकिन अगर ये एक ही केव है, अगर हम देखें इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, यानी इज भी हो सकता है। क्योंकि अगर एक ही केव माने, अब देखो रियलिटी जो फैक्ट है वो तो बहुत सारी केव है वो, लेकिन अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है बच्चों ये। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे द केव लिखा हुआ है तो अजंता एंड एलोरा, तो द केव लिखा हुआ तो ये एक ही केव है, ना कि दो या ज्यादा केव है। ठीक है, तो इसका आंसर इज आना चाहिए। ओके, बट यहाँ पे मैं इसमें मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि अब एचएसएससी इसका आंसर ए करेगा या सी करेगा, अब ये नहीं पता। ठीक है, वो अब एचएससी से डिपेंड करता है कि अगर वो एक ही मानता है इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से देखता है तो इसका आंसर ई जाएगा, और अगर फैक्ट जो है रियलिटी जो है उसके अकॉर्डिंग देखता है तो ये आर आएगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब ये सिंपल सी बात है, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट होता है, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट मतलब हजारों टूरिस्ट यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफ आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है करेक्ट, ये करेक्ट सी आएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। देखिए करेक्ट स्पेलिंग बतानी है तो परमानेंट की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है PERMANET, परमानेंट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल को क्या कहते हैं, 10 साल की इस पीरियड को हमेशा डिकेड कहते हैं। ठीक है, 100 साल की पीरियड को सेंचुरी कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर द अल्टरनेटिव गिवन। अल्टीमेट, अल्टीमेट का जो सिनोनिम है वो होता है फाइनल, मतलब लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। आई ब्लैंक फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। देखो एम लुकिंग आएगा, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, यानी कि मैं अपने पेन को ढूंढ रहा हूँ या देख रहा हूँ, मैं अपने पेन के लिए मतलब देख रहा हूँ इधर उधर। हैव यू सीन इट, क्या तुमने वो देखा। ठीक है, आई एम लुकिंग आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम पूछा गया आपका ब्लूमिंग। एंटोनिम क्या होता है, मतलब विपरीत, अपोजिट वर्ड। ठीक है, तो ब्लूमिंग क्या होता है, मतलब जैसे कि फ्लावर ब्लूमिंग मतलब चमकदार, चमक रहे हैं जैसे, है ना, ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फेडिंग, यानी फेड हो गया, जैसे बोलते हैं ना रंग फेड हो गया इसका। तो आंसर डी आ जाएगा इसका। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम और एक्सप्रेस। तो टू ड्राइव होम, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा बच्चों, टू एम्फेसाइज। देखिए इसका आंसर टू ड्राइव होम का मतलब रिटर्न होम नहीं होता, रेस्ट प्लेस नहीं होता, टू एम्फेसाइज होता है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, ही वॉज बोर्न इन होता है हमेशा, ही वॉज बोर्न इन 1945,
है ना। जैसे कि मतलब हमेशा जो सन होता है, किस सन में हुआ, यानी कि वह कब पैदा हुआ, यानी वह 1945 में पैदा हुआ, तो इन होता है, ये हमेशा इन आएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा आपका चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एक्टिव और पैसिव वर्ब। तो एक्टिव और पैसिव वर्ब्स फिल करना है। तो इट ब्लैंक सिंस यस्टरडे, यानी कल से क्या हो रहा है, इज रेनिंग, हैव बीन रेनिंग, हैज बीन रेनिंग। तो हैज बीन रेनिंग आपका आंसर आएगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, जिसमें हैज बीन और आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। और फिर बाद में क्या लगाते हैं, सिंस। सिंस अगर मतलब एक आपको टाइम पीरियड दिया होता है ना, जैसे 2 घंटे से, 5 दिन से, 1 हफ्ते से, तो हम 4 लगाते हैं। और अगर मतलब ये दे रखा है कि कोई एक मतलब टाइम का स्टार्टिंग दे रखा है, जैसे यस्टरडे से, 1990 से, 1950 से, इस तरह से, या मतलब 25 तारीख से, ऐसे दे रखा हो तो सिंस यूज करते हैं, ठीक है। तो हैज बीन रेनिंग आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी के आगे आपका सु प्लस आगत, तो स्वागत। देखो यहाँ पे जो स प्लस जो ऊ है, ऊ प्लस आगत, यहाँ पे आगत, मतलब जो आ और ऊ मिलकर वह बना देते हैं, ठीक है। ये स आधा है तो स्वागत बन जाता है, ठीक है। आ की मात्रा लग जाएगी स्वागत, तो ये यण संधि में होता है ऐसा, यह बन जाता है, वह बन जाता है ना, इस तरह से। जहां कोई न रहता हो उसे क्या कहते हैं, निर्जन कहते हैं उसको, निर्जन कहते हैं उसको। आलसी एक विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, आलसी का भाववाचक भाव क्या होता है, आलस्य होता है, आलसीपन नहीं होता, आलस्य होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, पतझड़ किस समास का उदाहरण है। तो ये पतझड़ जो है वो आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है बच्चों, ठीक है। आंसर ए आ जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे पतझड़ क्या है, पतझड़, पत प्लस झड़, ये पतझड़ क्या है, पत्तों का झड़ना नहीं है। देखो पतझड़ का मतलब तो क्या हो रहा है कि पत्तों का झड़ना, लेकिन पत्तों का झड़ना, पतझड़ जो है वो पत्तों के झड़ने को रिप्रेजेंट नहीं करता, मतलब ये एक तीसरी चीज को, यानी कि ये एक तरह से ऋतु को रिप्रेजेंट करता है ना, एक ऋतु को रिप्रेजेंट करता है, ऋतु है ये हमारी, है ना, पतझड़ एक सीजन है। यहाँ पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेत लहलहा रहे हैं। तो ये जो है आपका संयुक्त वाक्य है बच्चों, संयुक्त वाक्य मतलब क्या होता है कि दो वाक्य का एक ही मतलब वाक्य बना दिया गया और दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे पे आधारित नहीं होते। तो देखो यहाँ पहले बंजर भूमि थी तो इसका एक अलग से मतलब निकलता है, ये वाक्य अगर सिर्फ यही लिखा होता यहाँ पहले बंजर भूमि थी तो इसका एक मतलब निकलता है ना। दूसरा खेत लहलहा रहे हैं तो इसका भी अलग से एक मतलब निकलता है, दोनों वाक्य जो है उनका अलग अलग से इंडिविजुअली मतलब निकलता है ना। तो इनको क्या जोड़ दिए, परंतु से जोड़ दिया गया, तो इनको बोलते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं वाक्य, मतलब जैसे ये लगा कह दें कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐसे लिख दिया कि अगर उसको बुक मिल जाती तो वो पढ़ लेता, तो बुक मिल जाती, अब इसका अलग से कोई मतलब नहीं है। वह पढ़ लेता, ये तो चलो ठीक है, लेकिन वो डिपेंड हो रहा है ना एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मिश्रित वाक्य होते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंट वाक्य है दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा संयुक्त वाक्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि इसमें क्या पूछा गया, काल पूछा गया है, काल कौन सा है, तो ये हेतु हेतु मत भूतकाल होता है, मतलब जिस भूतकाल में कोई काम जो है, कोई क्रिया होते होते किसी की वजह से रह गई हो, यानी कंप्लीट ना हो पाई हो, है ना, पूर्ण ना हो पाई हो किसी बार किसी रीजन की वजह से, तो उसको हेतु हेतु मत भूतकाल बोलते हैं। जैसे तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, यानी कि ये जो पास होने की क्रिया है ये कंप्लीट नहीं हो पाई, क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि वो मतलब किस वजह से वो पढ़ नहीं, मन लगा के पढ़ा नहीं था, है ना, इस वजह से। तो आपका आंसर ये आ जाएगा निरीक्षण, इसको शुद्ध रूप क्या होगा इसका, निरीक्षण, रह के बड़ी ई की मात्रा होगी यहाँ पे। बेकार से बेगार भली, इसके देखो भाव से ही समझ में आ रहा है कि बेकार बैठने से कुछ काम करना ही अच्छा होता है, तो खाली बैठने से कुछ करना ही अच्छा होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, सिंपल इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समाप्त होने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं। देखो कोई क्रिया बहुत समय पहले पूरी हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, तो उसको पूर्ण भूतकाल ही तो कहेंगे ना, पूर्ण भूतकाल आंसर आ जाएगा। अस्थायी शब्द के सही अर्थ को चुनिए, तो इसका
अस्थाई क्या होता है? जो स्थाई नहीं होता, यानी कि थोड़ी समय तक रहने वाला, उसी को अस्थाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सरिता। वैसे तो छोटी नदी के लिए यूज किया जाता है सरिता, तो ये है तो नदी का ही एक पर्यायवाची। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? भारत में जो आपका हिंदी दिवस है वो सितंबर में मनाया जाता है, 14 सितंबर को। वरना, और, ताकि, तो, की आदि शब्द किस अवयव के अंतर्गत आते? तो ये समुच्चय बोधक अवयव है। ओके बच्चों, तो ये था आपका पेपर जो कि सीईटी का 26 तारीख यानी कि कल को जो हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। ओके बच्चों, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर को करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।